हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर इंडियन इकोनॉमी 2022। जैसे आप सभी को पता है कि हम 2013 से 2024 तक का हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, राइट। So let's start our discussion by first understanding the very first question, that is the rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following। तो सबसे पहले हम ये दोनों का मतलब समझते हैं, that what is rapid financing instrument and what is a rapid credit facility। तो अगर हम देखते हैं कि जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है एंड जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है, राइट। कि ये आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज है उनको जो इमरजेंसी के टाइम पे क्रेडिट चाहिए होता है ड्यू टू कोई भी तरीके का एक्सटर्नल शॉक आ गया है, लेट्स से रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गया है, कोई तरीके का पेंडेमिक आ गया है, या फिर इन जनरल कोई डोमेस्टिक इशू हो चुका है जिसके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गए। तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए आईएमएफ ने कहा है कि जो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज है या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके लिए रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी होगी। अब सवाल ये बनता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कि तो दोनों का डिफरेंस अगर हम समझते हैं कि जो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर कोई भी तरीके की कंडीशंस नहीं आती है, देयर इज नो कंडीशंस की नॉन कंडीशनलिटी रहती है। वेयर एज इसके अंदर हायर डिग्री या फिर हम कह रहे हैं कि हाई डिग्री ऑफ कंडीशंस रहती है। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस है, बाकी इनका यूज एकदम सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब वापस अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं, दैट व्हाट आर द ऑप्शंस, तो यहाँ पे यही पूछा गया है दैट दीज आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, की इसमें से किसका ये रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है दैट इज बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसके अंदर पूछा है इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। सेकेंड है एंड इंक्रीजिंग इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एंड इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो अब हमें क्या करना है कि हमें पहले इन दोनों का मतलब समझना है, दैट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, तो मान लेते हैं कि एट प्रेजेंट इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो है कि ₹70 में हम $1 परचेज कर सकते हैं, राइट। यानी कि ₹70 दे के मैं $1 का सामान खरीद सकता हूं। नाउ दिस एक्सचेंज रेट इज नोन एज द नॉमिनल, कि ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। यानी कि ये मान लेते हैं कि 2024 शुरू हुआ था या 2025 जब शुरू हुआ था तब ये था, ठीक है। यानी कि ₹70 में हम $1 का सामान खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये नीर के अंदर एक चीज हमें ऑब्जर्व करना है कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में यहां पे नो इन्फ्लेशन हैज बीन एडजस्टेड, कि इसके अंदर किसी भी तरीके का इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया गया है। अब अगर हम इसको फर्दर समझते हैं तो फर्दर मैं कह सकता हूं कि मान लेते हैं कि इंडिया में जो 2025 में ₹70 में $1 का हम सामान खरीद पा रहे थे, बट इंडिया में क्या हुआ, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया में इन्फ्लेशन 10% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। वेर एज यूएसए में जो इन्फ्लेशन है वो 2% से इंक्रीज हो गया। यानी कि अब पहले जो चीज हमें ₹70 में, हमें अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होना, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा कि जो चीजें हैं वो महंगी हो गई है। तो अब अगर हम देखते हैं कि ₹70 पे 10% का इन्फ्लेशन लग गया है, दैट मीन्स कि अब क्या हो गया है, ₹77 हो गया है, और डॉलर में हो गया है $1.02, क्योंकि उस पर 2% का
इंक्रीज हो चुका है। दैट मीन्स कि अब जो एक्सचेंज रेट हो गई है वो ये है ₹77 पे डॉलर 1.02 हो चुका है। अब इसके अंदर अगर हमें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना है, दैट इज रीर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा। दैट इज न्यू प्राइस इन इंडिया एंड न्यू प्राइस इन यूएसए। दैट मीन्स कि न्यू प्राइस इंडिया में क्या है, ₹77 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस इन यूएसए डॉलर 1.02। तो इसका आंसर आता है ₹75.49। यानी कि अब जो इंडिया का एक्सचेंज रेट होगा दैट विल बी ₹79.49 इज इक्वल्स टू $1। यानी कि अब जो हमारे पास रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आया है दैट इज ₹75.49 इज इक्वल्स टू $1। यानी कि पहले हम ₹70 दे के $1 का सामान खरीद पा रहे थे, अब हमें ₹5.5 ज्यादा देना पड़ रहा है, तब जाके हम $1 का सामान खरीद पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। सो दैट मीन्स नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है, वेयर एज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में जो इन्फ्लेशन है वो एडजस्ट हो चुका है। सो द इन्फ्लेशन हैज बीन एडजस्टेड, और यहां पे कोई भी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि दैट इज द मीनिंग ऑफ द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो हमें ये चीज समझ आ गई है। तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इसमें पहली चीज क्या बोली गई है, एंड इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में अगर इंक्रीजन हुआ है दैट मीन्स जो ₹70 था वो इंक्रीज होके ₹65 हो चुका है। दैट मीन्स कि जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसमें रुपये की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज कैसे हो गई कि पहले हमें ₹70 देके $1 का सामान खरीदना पड़ रहा था, अब हमें ₹65 देके $1 का सामान खरीदना पड़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि यहां पे 70 से जो ₹65 हुआ है दैट मीन्स कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, एंड अल्टीमेटली जो हमारा रुपी है वो एप्रिशिएट हुआ है। रुपी एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि डॉलर के सामने रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रुपी एप्रिसिएशन। सो अकॉर्डिंगली द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में यह बोला गया है एंड इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एंड इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। यानी कि यहां पे क्या बोला गया है कि अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, अब जैसे हमने देखा था कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में पहले वो ₹70 था जो बढ़ के ₹75 हो चुका है, राइट। तो अगर ये 75 हो चुका है दैट मीन्स कि हमें जो चीज ₹70 में $1 का सामान मिल रहा था अब हमें ₹75 में $1 का सामान मिलेगा। तो दैट मीन्स कि हमारे लिए वो चीज महंगी हो गई है। क्यों महंगी हो गई है? क्योंकि हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुका है, और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के कारण हम कह रहे हैं कि इंडिया में जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंप्रूवमेंट की जगह वहां पे डिक्रीमेंट हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि चीजें अब हमारे लिए इंपोर्ट और ज्यादा ₹5 और ज्यादा महंगा हो चुका है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, यानी कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है। दैट मीन्स कि जो पहले नीड था, हमने इसके अंदर क्या देखा, हमने देखा कि पहले जो नीड था वो ₹70 था, ठीक है, यानी कि ये ₹70 था। अब इसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। सो दैट मीन्स स्टेटमेंट में क्या बोला है, एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड, कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। तो जब इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है दैट मीन्स कि आज ये 10% से इन्फ्लेशन बढ़ा है, कल 12% से बढ़ेगा, परसों 15% से बढ़ेगा। दैट मीन्स कि जो ₹70 था वो बढ़ के ₹80 हो चुका है, और ये हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो गया है। सो दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि जितना ज्यादा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा नीर और रीर में डाइवर्जेंस इंक्रीज होता रहेगा। तो यही चीज स्टेटमेंट में बोली गई है, एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर, कि रीर और नीर के बीच में डाइवर्जेंस और भी ज्यादा इंक्रीज
होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो उसके बेसिस पे स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि हेंस आंसर इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, यानी कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा घूम रहा है, तो आरबीआई क्या चाहेगा कि वो पैसा मार्केट से निकालना चाहेगा, ना कि उसके अंदर और पैसा डालेगा। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है कमर्शियल बैंक से, तो इन रिटर्न आरबीआई को बैंकों में और पैसा देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन है और वहां पे और पैसा डालोगे तो हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। तो आरबीआई क्या करेगा? यूजुअली वो वहां से चीजें सेल कर देगा। दैट मीन्स कि वो कमर्शियल बैंक से पैसा लेगा एंड उसकी जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगा। दैट मीन्स कि वो बाय नहीं करेगा, वो सेल करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है, इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग। कि अगर रूपी डेप्रिशिएट होती है, सो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अब यहां पे एक चीज समझो कि रूपी डेप्रिसिएट होने का मतलब क्या है? कि डॉलर महंगा हो गया। ठीक है, यानी कि जो पहले 70 रुपए में हमें $1 खरीद का सामान खरीद पा रहे थे, अब हमें 75 रुपए में $1 का सामान खरीद पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि डॉलर महंगा हो गया। अब यूजुअली कोई चीज महंगी क्यों होती है? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई को यह पता है कि डॉलर की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए डॉलर महंगा हो रहा है। सो इससे वो क्या करेगा? वो डॉलर की सप्लाई इंक्रीज कर देगा, ताकि क्या होगा कि जो रुपये का डेप्रिसिएशन है वो वापस एप्रिसिएशन आ जाए, यानी कि वो वापस नॉर्मल हो जाए, यानी कि जो 75 रुपए हुआ है वो वापस 70 रुपए पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉलर की सप्लाई इंक्रीज कर देगा। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि अगर रुपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, यानी कि वो मार्केट में और ज्यादा डॉलर बेचेगा, ना कि उससे खरीदेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड बोला गया है, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल। कि अगर इंटरेस्ट रेट यूरोपियन यूनियन में अगर गिर रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या हो रहा है? कि दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब ऐसा होता है कि जब एक कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे इन्वेस्टर्स कम ज्यादा होते रहते हैं। तो जितना ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट रेट आएगा, उतना ज्यादा वो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा, और जितना ज्यादा उसे रिटर्न मिलेगा, उतना ज्यादा बाकी सारी कंट्री से जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो कंट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि डॉलर की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इंडिया में जब अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, दैट मीन्स कि अगर लोग को ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो वो और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर कोई और कंट्री में रिटर्न ज्यादा मिलने लग जाएगा तो लोग वहां पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बट यहां क्या बोला गया है कि इफ द इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, यानी कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो लोग वहां पे इन्वेस्ट ना करके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और इससे क्या होगा? दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। तो इंडिया में आरबीआई को डॉलर परचेज करने की जरूरत बताई गई है। सो दैट मीन्स कि अगर इंडिया में पैसा ज्यादा आ रहा है बाहर से, दैट मीन्स ऑलरेडी डॉलर आ रहा है इंडिया में, राइट? सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 and 3, दैट इज ऑप्शन बी। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स? नाउ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड का प्राइस होता है। दैट मीन्स कि एक बॉन्ड है, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड है, उसका प्राइस ₹1000 रखा गया है सरकार ने। ठीक है, एंड उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है वो है 3%। अब ऐसा हो रहा है कि यहां पे इन्फ्लेशन जो है वो 5% से इंक्रीज हो जा रहा है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स में क्या होगा कि वो क्या करेंगे? यहां पे अगर कि आपने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है तो यहां पे 5% उसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा ₹1050। दैट मीन्स कि मैंने अगर आज ये बॉन्ड परचेज किया है ₹1000 में, और
6 महीने बाद 5% इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इसका जो प्राइस हो जाएगा वो 1050 हो जाएगा और इसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा. सो दैट इज द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड की प्राइस है उसको इन्फ्लेशन से कोरिलेट किया जा रहा है, उसको इन्फ्लेशन से कोरिलेट किया जा रहा है, राइट. तो अब अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, दैट गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज, यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स. अब यहां पे क्या बताया गया है कि सरकार क्या कहती है, सरकार कह रही है कि हम ऑलरेडी जितना इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसका अमाउंट जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, राइट. दैट मीन्स कि पहले आपको 1000 पे 3% मिल रहा था, अब आपको 1050 पे 3% मिल रहा है. सो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपका फायदा और ज्यादा होता जा रहा है. तो सरकार ने बोला कि इन केस अगर हमें नीड पड़ती है, जब सरकार की बोरोइंग ज्यादा हो जाती है, तो सरकार कई बार क्या करती है कि ये जो कूपन रेट है इसको रिड्यूस करके लेट्स से 2.5% कर देती है. यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, बट इसके अंदर ये फिक्स है कि जिस परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस परसेंट से वो बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्रीज होगा. यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट पहले 1000 रुपए था वो बढ़ के 1050 हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन 5% से इंक्रीज हो गया है. तो यही चीज यहां पे बोली गई है कि दैट गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इज बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबीज, दैट इज राइट स्टेटमेंट. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है दैट आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, दैट इज राइट. अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसके ये प्रोटेक्शन करता है. थर्ड है द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल. इंडिया में किसानों के अलावा आप जो भी पैसा कमाओगे एवरीथिंग इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, राइट. तो अगर आपने पैसा कमाया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा. ऐसा कोई नहीं है कि आपने बॉन्ड से पैसा कमाया, इट इज नॉट टैक्सेबल. दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द फॉरेन ओन ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, राइट. यानी कि जो फॉरेन ओन ई कॉमर्स है, फॉर एग्जाम्पल हम अमेजॉन का अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अमेजॉन एक फॉरेन एंटिटी है जो एक ई कॉमर्स ऑपरेशंस करती है इंडिया में, ठीक है. तो उसके रिगार्डिंग बोला गया है कि दैट दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज अ मार्केट प्लेस. यानी कि यहां पे क्या बोला है कि अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म पे दो तरीके के कंपनीज को बेच सकता है. एक जो अमेजॉन का खुद का है दैट इज अमेजॉन बेसिक्स, और एक लेट्स से कोई भी XYZ एंटिटी है वो, या कोई एंटरप्राइज है वो अपना अमेजॉन पे बिजनेस करता है. यानी कि मेरा अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है तो मैं मेरे प्रोडक्ट्स को अमेजॉन पे सेल कर सकता हूं, ठीक है. बट यहां पे क्या बोला है कि दैट दे कैन सेल बट एज पर दी एफडीआई रूल्स, कि जो हमारे एफडीआई रूल्स है वहां पे बोला गया है कि जो कंपनी है वो ही कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे चीजें नहीं बेच सकती है. बट सवाल ये बनता है कि हम अमेजॉन पे देखते हैं कि अमेजॉन बेसिक्स के प्रोडक्ट बिकते हैं. तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक लूप होल ढूंढा गया है अमेजॉन के द्वारा, क्योंकि एफडीआई रूल्स में यह बोला गया है कि अमेजॉन खुद के नाम पे खुद के ब्रांड से वो चीज नहीं बेच सकता. लेकिन कोई थर्ड पार्टी का अगर रोल आ जाता है इसमें तो उस पर कोई तरीके का रूल नहीं है. दैट मीन्स कि अमेजॉन ने क्या किया, अमेजॉन ने एक थर्ड पार्टी कंपनी खड़ी करी, उसके नाम पे अमेजॉन बेसिक्स किया, और वो थर्ड पार्टी अमेजॉन बेसिक्स के प्रोडक्ट अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे बेच रही है. सो दैट मीन्स कि एफडीआई रूल्स के अंदर एक छोटा सा लूप होल है जो अमेजॉन जो है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है. बट एज पर एफडीआई रूल्स दे कैन नॉट सेल, वो सेल नहीं कर सकते हैं देयर ओन प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्लेसेस. तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड. अब यहां पे क्या बोला गया कि जो हमारा एफडीआई रूल है वो ई कॉमर्स में 100% तक का हमें बताया गया लिमिटेशन, यानी कि आप 100% वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. बट ये स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, कि ऐसा कोई तरीके का लिमिटेशन नहीं बताया गया है. कि दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि अमेजॉन पे अगर अमेजॉन बेसिक एक बहुत बड़ा इट्स ओन बिग सेलर हो गया है तो वो उसको ओन कर सकता है, दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेड. सो ऐसा कोई भी एफडीआई में रूल मेंशन नहीं किया गया है. सो उसके अकॉर्डिंगली
neither one nor two correct, that is option D is the correct answer. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर। अब रियल सेक्टर का मतलब ये है कि वो तरीके का सेक्टर जो हर टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स कि वो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। बट एक चीज है कि रियल सेक्टर में गुड्स और सर्विसेज के अलावा देयर इज नो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कि कोई भी तरीके का फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर होगा या फाइनेंशियल सर्विसेज होगी वो रियल सेक्टर का पार्ट नहीं बनेगी। तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। फर्स्ट है फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, दिस इज अ गुड, दैट इज राइट। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिशरी इनटू फैब्रिक्स, दैट इज आल्सो करेक्ट क्योंकि ये भी गुड है। अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, इट इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो ये रियल सेक्टर में नहीं आएगा। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, ये भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो ये भी रियल सेक्टर में नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। राइट, अब इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स का मतलब समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक फॉरेन कंपनी है, राइट, एक फॉरेन कंपनी है जिसका नाम है ए। अब फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी उसके अंडर काम करती है, राइट, कि एक फॉरेन कंपनी के पास एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है बी। तो अब ऐसा हो रहा है कि एक तीसरी फॉरेन कंपनी है जिसका नाम है सी, वो इंडियन कंपनी यानी कि वो बी को परचेज करना चाहती है। लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसफर में क्या होगा कि जो सी होगा वो डायरेक्टली ए के शेयर्स परचेज कर लेगा, जिससे उसके पास एक इनडायरेक्ट एक्सेस आ जाएगा टुवर्ड्स द इंडियन कंपनी बी के एसेट्स का। इससे क्या होगा कि जो इंडियन कंपनी बी के एसेट्स है वो ट्रांसफर हो गए टू ए फॉरेन कंपनी सी, बट इसने शेयर्स किसके परचेस किए थे, टू ए फॉरेन कंपनी ए जिसके अंडर एक इंडियन कंपनी बी थी। इस तरीके के ट्रांसफर को इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहा जाता है, राइट। तो इस पे डायरेक्टली ये सवाल पूछा गया है दैट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, दैट इज अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स and such shares derive their substantial value from assets located in India, right? So बाकी के स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब ये टाइप के क्वेश्चन में कैसा होता है कि भले ही ये बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस इसके अंदर दिख रहे हैं, बट एज एन एस्पिरेंट अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होगा सो दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना इजीली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर made by an organization or a company, which of the following statement is or are correct? तो इसके अंदर पहला गया है कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे हम पहले की वीडियोस में भी समझ चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एनी क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट, कि कोई भी तरीके का एसेट अगर आप उस पर खर्चा कर रहे हो, क्रिएशन कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस, इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे बोला गया कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज राइट। सेकेंड बोला गया है डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरएज अगर हम देखते हैं कि जो डेप्ट फाइनेंसिंग है और जो इक्विटी फाइनेंसिंग है, इन दोनों का ही यूज होता है टू रेज फंड्स एंड ओनली फंड्स। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के लिए कि फंड्स ही रेज करना है। तो इसे ना ही ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है और ना ही ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो पहला बोला गया है कि अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स। अब एक हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स का मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ मनी जो कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर रहा है, यानी कि मेरे पास जितनी भी इनकम हो रही है सर्टेन अमाउंट मेरा मंथली कंजम्पशन में जाएगा और बाकी का अमाउंट मैं उसको सेव करूंगा। अब मैं उसको सेव वेरियस तरीके से कर सकता हूँ,
राइट या तो मैं इसका एफडी करवा रहा हूँ, एज अ सेविंग्स डिपॉजिट कर रहा हूँ, या आरडी करवा रहा हूँ, मैं कोई इक्विटी परचेज कर रहा हूँ, मैं कोई म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा हूँ, या फिर मैं कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दे रहा हूँ. सो दैट मीन्स अ शेयर ऑफ हाउसर फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स. दैट इज करेक्ट. सेकेंड है dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal डेप्थ. यानी कि जो भी डेटेड सिक्योरिटीज एक मार्केट में कंपनी इशू करती है, यानी कि एक कंपनी ने एक सिक्योरिटी इशू की है, उसकी एक स्पेसिफिक डेट बताई गई है. अब वो पैसा, जैसे हमने कहा कि एक कंपनी कोई भी चीज इशू क्यों करती है, टू रेज फंड्स, तो वो फंड्स रेज करी, यानी कि वो एक इन्वेस्टर से पैसा ले रही है जिसका रिटर्न उसको देना पड़ेगा, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो उसके लिए एक डेप्थ होगा. राइट, सो वो एक इंटरनल डेप्थ का पार्ट बनेगा. तो दैट मीन्स ऑप्शन टू, दैट इज स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. सेकेंड बताया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So the governor of RBI is the chairman of the bank board bureau. That is incorrect, क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है a former secretary of the government of India. That means कि एक IAS ऑफिसर होता है. ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 है द बैंक बोर्ड ब्यूरो रेकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक. यस, यही इसका एक अल्टीमेट रोल है, इसीलिए ये बॉडी बनाई गई थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक के जो भी हेड्स होते हैं उनमें एक ट्रांसपेरेंसी रहे. एक बोर्ड होगा, वो उनके हेड्स को सिलेक्ट करेगा बेस्ड अपॉन देयर रिकमेंडेशंस और एक्सपीरियंस और द क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड. थर्ड है बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली. नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नाउ कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का अगर हम मतलब समझते हैं तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है. कि मान लेते हैं कि मैं एक बॉन्ड परचेज किया गया है, राइट कि मैंने एज एन इंडिविजुअल एक बॉन्ड परचेज किया है जिसकी वैल्यू है ₹1000. ठीक है, अब ये बॉन्ड का मैंने टेन्योर रखा है फॉर 3 years का, राइट कि 3 years का मैंने इस पर टेन्योर रखा गया है. अब 3 साल बाद मेरे पास एक ऑप्शन होंगे, मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे. पहला ऑप्शन क्या है कि जो 3 year का बॉन्ड है उसको फर्दर और 3 year एक्सटेंड करके उसको कंटिन्यू कर लूं, राइट ये एक है. और दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं ये ₹1000 के बॉन्ड को 10 फंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, राइट यानी कि 10 शेयर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं. सो इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, राइट. सो दैट इज अ कन्वर्टिबल बॉन्ड. कि मैंने क्या किया कि दूसरे ऑप्शन में क्या किया कि ये ये जो ₹1000 है उसको 10 तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया और फिर उसको मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया as a mutual fund kind of thing, right? So that kind of bond is known as a convertible bond. कि आपके पास एक ऑप्शन होता है जिससे आप अपने बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर द 10 year, यानी कि जब 10 year रिन्यू करवाना होगा. फॉर एग्जांपल जब आप एफडी करवाते हो, लेट्स से आपने 1 साल की एफडी करवाई है तो वो ऑटो रिन्यू होती है, उसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं, या तो आप उसको रिन्यू करवाओ या आप उसको विड्रॉ करवाओ. वेरएज ये बॉन्ड में ऑप्शन क्या है कि या तो आप उसको रिन्यू करवाओ या फिर आप उसको कन्वर्ट कर दो इन थ्रू अदर काइंड ऑफ बॉन्ड्स में, राइट. सो दैट इज अ कन्वर्टिबल बॉन्ड हो जाता है, राइट. अब उसके बेस पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. दैट इज राइट, क्योंकि यहां पे क्या दे रही है कि सरकार आपको ऑप्शन दे रही है. ऑप्शन क्या दे रही है कि आप ये 10 फंड्स में आप इक्विटी भी ला सकते हो, राइट. आप कोई और तरीके के शेयर ला सकते हो, आपने म्यूचुअल फंड बता दिया है एंड एक्सेट्रा. सो दैट मीन्स जितना ज्यादा आपको रूम दिया जाएगा उतना ज्यादा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जाएगा. सो दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि यहाँ पे ऑप्शन होने के कारण जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपैरेटिवली लोअर रहता है. अब सिंपल सी बात ये है कि जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. तो यहां पे क्या कर रहा है कि वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया है कि उसने 10 शेयर्स में डाल दिया है, 10 में से लेट्स से 4 फेल हो गए बट 6 और ज्यादा सक्सेस में हो गए. तो इससे क्या हो गया कि उसका जो लॉस था वो ऑफसेट हो गया और वो एक ओवरऑल प्रॉफिट में आ गया.
बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर एक शेयर पे वो थोड़ा सा लो है एज कंपेरेटिवली। अगर आप एक साथ बहुत जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट बताया गया है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी affords the bondholder a degree of indexation to raising consumer price। यानी कि यहां पे क्या बताया गया है कि आप अपने इक्विटी को जब कन्वर्ट करते हो तो इट अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रेजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। यानी कि इंडेक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां पे इन्फ्लेशन की बात करी जा रही है, दैट कि ये इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन से एडजस्ट हो जा रहा है, राइट। सो दैट मीन्स कि अगर आपने 10 तरीके की जगह पे इन्वेस्ट किया है, राइट, तो मान लेते हैं कि 3 साल पहले ये इक्विटी का प्राइस 800 रुपए था, बट 3 साल बाद इसका प्राइस 1000 रुपए हो गया है। सो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो गया। सो दैट इज द इंडेक्सिंग। तो उसके अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो रही है। सो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने ये बहुत बार चीजें समझी हुई है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू नॉन फंगिबल टोकन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नॉन फंगिबल टोकन्स को अगर हम समझते हैं तो दो तरीके के टोकन होते हैं, पहला है फंगिबल एंड दूसरा है नॉन फंगिबल। अगर हम फंगिबल टोकन्स की बात करें तो फंगिबल टोकन्स वो होते हैं दैट आर इंटरचेंजेबल, यानी कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ₹500 का नोट है तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, इंटरचेंज कर सकता हूं 100 नोट्स इंटू 5 में, राइट। सो दैट मीन्स इट इज इंटरचेंजेबल। सो ये टोकन क्या है, ये एक इंटरचेंजेबल टोकन है। वैसे ही अगर मैं 100 रुपए की बात करूं तो मैं उसको 250 के नोट में इंटरचेंज कर सकता हूं, या फिर 100 की जगह 100 भी मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। सो अल्टीमेटली फंगिबल टोकन्स आर व्हाट, दैट आर इंटरचेंजेबल। बट अगर हम नॉन फंगिबल की बात करते हैं तो नॉन फंगिबल वो होते हैं दैट आर नॉट इंटरचेंजेबल, कि वो इंटरचेंजेबल नहीं होते। तो ये एक्चुअल में होते क्या हैं, दीज आर एक्चुअली अ डिजिटल सर्टिफिकेट्स, कि ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनकी खुद की एक ऑथेंसिटी होती है और एक ओनरशिप होती है, राइट। एंड ये एक यूनिक रहता है, यानी कि एक वो डिजिटल सर्टिफिकेट जिसकी एक ऑथेंसिटी है और उसकी एक ओनरशिप है और वो एक यूनिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते थे, एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंगिबल टोकन्स, तो मैं कह सकता हूं कि लेट्स से एक डिजिटल आर्ट वर्क है, डिजिटल आर्ट वर्क इज अ नॉन फंगिबल टोकन। या फिर मैं कह रहा हूं कि एक डिजिटल म्यूजिक ट्रैक है, तो ये म्यूजिक ट्रैक का क्या रहेगा, ये आर्ट वर्क का क्या रहेगा, एक ऑथेंसिटी रहेगी और एक ओनरशिप रहेगी कि ये आर्ट वर्क किसने बनाया है या ये म्यूजिक ट्रैक किसने बनाया है, और ये पूरा ही यूनिक रहेगा और उसका एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिला जाएगा, दैट इज नॉन फंगिबल। यानी कि ये आर्ट वर्क जो ऑथेंटिक है, इसकी एक ओनरशिप यूनिक है, यू कैन नॉट इंटरचेंज, आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, कि आपके एक फिजिकल एसेट का वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, यस, कि वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सेकेंड, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन, दैट इज ऑल्सो राइट, कि एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड है दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड, yes they can be traded or exchanged at equivalency। अब equivalency का मतलब क्या है कि that they are interchangeable, बट हमने क्या समझा, that they are non interchangeable, कि वो interchangeable नहीं है, that means कि वो हर एक प्रोडक्ट के लिए वो equal नहीं है, and therefore they can be used as a medium of commercial transaction, they cannot be used, they cannot be used as a medium for commercial transaction। यानी कि आप एक डिजिटल आर्ट वर्क को एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यानी कि आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी है, लेट्स से मेरे को टीवी खरीदना है, तो मैं सेलर को बोलूंगा कि मैं एक डिजिटल आर्ट वर्क दे रहा हूँ
या फिर मैं कोई और तरीके का एक डिजिटल म्यूजिक ट्रैक दे रहा हूँ, उसके बदले में आप मेरे को टीवी दे दो, सो वो नहीं हो पाएगा, राइट। इट इज़ नॉट अ कमर्शियल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर मैं 500 रुपये किसी को दूंगा तो उसके बदले में मैं कुछ खरीद सकता हूँ। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। यस। Next is, in India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing workers? So इसका correct answer आ जाता है option C, Labor Bureau, a very direct kind of question, right? So this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.